गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा मैं आज की क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं इस वीक का जो टेस्ट है टेस्ट के बारे में अनाउंस कर दूं कि टेस्ट जो है हम लोग फ्राइडे की बजाय इस बार नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को रखेंगे। ठीक है, टेस्ट इस वीक का फ्राइडे को नहीं होगा बल्कि ट्यूसडे को होगा। तो 3 क्लासेस और हैं आज की क्लास को इंक्लूड करके, और अभी 2 कॉन्सेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करने हैं। एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में 3 क्लासेस रिक्वायर्ड है, मतलब आज की क्लास, थर्सडे एंड फ्राइडे की क्लास। तो फ्राइडे तक थॉरली केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो जाएगा और ट्यूसडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट होगा, फ्राइडे की क्लास तक मैं पूरा केमिकल बॉन्डिंग फिनिश करूंगा और केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश करने के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे से, वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नोट करो इसका डिटेल। This theory was developed by this theory was developed by F Hund and R.S. Mulliken in 1932। हुंड और मोलिकन ने मिलकर के इस थ्योरी को डेवलप किया इन 1932। और ये जो थियरी है ये भी वेव मैकेनिकल मॉडल के कंसेप्ट पे बेस्ड है। लिख लो, एंड इट इज बेस्ड अपॉन वेव मैकेनिकल मॉडल, and it is based upon wave mechanical model of the atom, and it is based upon wave mechanical model of the atom। आगे लिखो बेटा, important features of this theory are, important features of this theory are। तो मैं एनसीईआरटी में इस थियरी का जो डिटेल है उसको पॉइंट बाय पॉइंट में रीडिंग भी लगाता जा रहा हूं और साथ में इसको हम लोग नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी निकालो। ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 121 पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को डिस्कस किया गया। न्यू एडिशन में पेज नंबर 125। तो अब जरा देखो क्या गिवन है। फर्स्ट पॉइंट बोला, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals। तो बोला जा रहा है कि जैसे एक
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वैसे ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, as the electron of atom is present in various atomic orbitals, as the electron of atom is present in various atomic orbitals, similarly the electrons of molecule, similarly the electrons of molecules, similarly the electrons of molecules are present, similarly the electrons of molecules are present in various molecular orbitals, in various molecular orbitals। ठीक है, तो सिमिलरिटी यहां पे बता रहा है कि जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, बोले द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बोले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी कंपैरेबल होनी चाहिए, मतलब उनकी एनर्जी सेम और नियरली सेम होनी चाहिए। और सिर्फ एनर्जी में सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, बोल रहा है कि उनकी सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी कंपैरेबल होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एनर्जी सेम और नियरली सेम होती है। सिर्फ एक डिफरेंस है हाइब्रिड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो एक ही एटम को बिलोंग करते हैं, मतलब वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, वो दो डिफरेंट एटम को बिलोंग करते हैं। एक ही एटम को वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बिलोंग करते, बल्कि वो दो डिफरेंट एटम को बिलोंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अदरवाइज देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में बोलते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी सेम और नियरली सेम होनी चाहिए। यहां भी बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी भी सेम और नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक, लेकिन एक चीज और, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, उनके लिए सिमेट्री वाली कंडीशन नहीं होती। भाई अगर सिमेट्री वाली कंडीशन होती, तो एस ऑर्बिटल के साथ, चलो पीएक्स ऑर्बिटल को आपने इंटरमिक्स कर दिया, लेकिन पीएक्स के साथ आप पीवाई भी इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो पीएक्स के साथ पीवाई तो इंटरमिक्स होना ही नहीं चाहिए। पीएक्स और पीवाई तो आपस में इंटरैक्ट ही नहीं करते। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए सिमेट्री वाली कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए सिमेट्री वाली कंडीशन को भी हम कंसीडर करते हैं। तो कंपेयर करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स याद रखने भी आसान होंगे, समझना भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals
by the combination of atomic orbitals, by the combination of atomic orbitals of comparable energies, of comparable energies and of comparable energies and proper symmetry, comparable energies and proper symmetry, comparable energies and proper symmetry. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया? फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया कि बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर हम px ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं तो px ऑर्बिटल के साथ हमेशा px ऑर्बिटल ही इंटरैक्ट करेगा, px ऑर्बिटल के साथ px ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेगा, py के साथ py इंटरैक्ट करेगा, pz के साथ pz इंटरैक्ट करेगा, s ऑर्बिटल के साथ s ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेगा। वैसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में s ऑर्बिटल के साथ px, s ऑर्बिटल के साथ py और s ऑर्बिटल के साथ pz ऑर्बिटल भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं sp इंटरमिक्सिंग। ये जो बात मैं बता रहा हूं इसको sp इंटरमिक्सिंग बोलते हैं। स्पेशल कंडीशन में s ऑर्बिटल के साथ px, s ऑर्बिटल के साथ py, s ऑर्बिटल के साथ pz ये इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या है? s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो उसके लिए सिमेट्री की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो उसके साथ जो px है, अगर px सही तरीके से अप्रोच कर जाए तो वो px के साथ भी इंटरमिक्स हो जाएगा, वो py के साथ भी इंटरमिक्स हो जाएगा और वो pz के साथ भी इंटरमिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर px की बात करें तो px ऑर्बिटल इज डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड, वो x एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। तो ऑब्वियसली वो अगर किसी और ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो ऑर्बिटल भी x के लॉन्ग ही ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसे py लिया तो py y के लॉन्ग ओरिएंटेड है, तो जिस ऑर्बिटल के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है वो भी y एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप जरा देखो थर्ड पॉइंट क्या है। बोले कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. तो आगे बोल रहा है कि thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric. ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का ऑर्बिटल होता है, तो ऑब्वियसली उस एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस सिर्फ एक न्यूक्लियस का होगा। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के अंदर प्रेजेंट है तो एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब है कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या होता है? पॉलीसेंट्रिक होता है। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दो न्यूक्लियस, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो थ्री न्यूक्लियस, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो फोर न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल पॉलीसेंट्रिक होता है। तो पॉलीसेंट्रिक है, इसका मतलब है कि उस वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीपल न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में होगा, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, an electron present in atomic orbital
is influenced by one nucleus, therefore an atomic orbital is monocentric. Therefore an atomic orbital is monocentric. आगे लिखो बेटा, while an electron present in molecular orbital, while an electron present in molecular orbital gets influenced by two or more nucleus, therefore molecular orbital is polycentric. Therefore molecular orbital is polycentric. तो एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है. फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये वैसी ही सिचुएशन है जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. यहां पे बोल रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हो रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, हमेशा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट. लिखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals, अब जरा आगे देखो क्या लिखा हुआ है. बोले when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital while the other is called anti-bonding molecular orbital. तो लिख लो, when two atomic orbitals combine, then two molecular orbitals are produced. When two atomic orbitals combine, then two molecular orbitals are produced. One is called bonding molecular orbital. While other is called anti-bonding molecular orbital. While other is called anti-bonding molecular orbital. तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे. उनमें से एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे जबकि दूसरे को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे. अब जरा अगला पॉइंट देखो, बोले द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बोला जा रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है. इसका मतलब उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है.
किसके कंपेयर में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेयर में, जो हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, लिखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital is present in lower energy state. Bonding molecular orbital is present in lower energy state than that of anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital is present in lower energy state than that of anti-bonding molecular orbital. Therefore, electron present in bonding molecular orbital. Therefore, electron present in bonding molecular orbital. Therefore, electron present in bonding molecular orbital possess greater stability. Possess greater stability. Possess greater stability than that of electron. Than that of electron. Than that of electron present in anti-bonding molecular orbital. Present in anti-bonding molecular orbital. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है। ठीक है, आगे आपको इसका वजह भी समझ में आ जाएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है। अरे भाई, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारा बैंक बैलेंस अगर बढ़ जाए तो अनस्टेबल हो जाओगे, इधर उधर उड़ने लगोगे, इसको यहां इन्वेस्ट करें या उसको वहां इन्वेस्ट करें, दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगेगा। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ सोचने को ही नहीं, आराम से बैठोगे तो ज्यादा स्टेबल रहोगे। समझ में आएगी नहीं? तो अगर किसी भी सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी देने से क्या होता है, वो सिस्टम डीस्टेबलाइज होता है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोल रहा है जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल। बोल रहा है कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. Atomic orbital क्या होता है? Atomic orbital की definition, orbital की definition क्या बताई गई थी? ठीक है, क्या definition थी भाई? The three-dimensional space, the three-dimensional space present around the nucleus, the three-dimensional space present around the nucleus in which probability of finding an electron, the three-dimensional space present in surrounding of a nucleus in which probability of finding electron is maximum is called orbital. ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, किसके सराउंडिंग में? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो वही बात यहां पे बोली जा रही है कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल,
The electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो as the electron probability distribution around a nucleus, around the nucleus in an atom, around the nucleus in an atom is given by atomic orbital, is given by atomic orbital, is given by atomic orbital. Similarly, the electron probability distribution, similarly the electron probability distribution around a group of nuclei, around a group of nuclei in a molecule, around a group of nuclei in a molecule, around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital, is given by molecular orbital. ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन करता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफाइन करता है. ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एटम के अंदर और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है मॉलिक्यूल के अंदर. लास्ट पॉइंट देखो लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल, ओबेइंग द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल. तो बोलते हैं कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम 3 रूल की बात करते हैं. कौन कौन से 3 रूल? आफ्बाउ रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल. उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए भी हम यही 3 रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए भी हम उन्हीं 3 रूल्स को कंसीडर करते हैं जिन रूल्स को हम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कंसीडर करते हैं. तो आप इस पॉइंट को लिख लो, लिखो बेटा. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are filled, the molecular orbitals are filled just like the atomic orbitals, just like the atomic orbitals. Molecular orbitals are filled just like the atomic orbitals are filled in accordance with, just like atomic orbitals are filled in accordance with Aufbau rule, Pauli's exclusion principle, Aufbau rule, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, और इनका रोल भी वही होगा जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए इनको कंसीडर किया था. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करता है आफ्बाउ रूल कि सबसे कम एनर्जी किस एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी,
उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर को गवर्न करता है आबॉव रूल। वैसे बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर को गवर्न करता है आबॉव रूल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर को गवर्न करता है आबॉव रूल, वैसे ही यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर को गवर्न करेगा आबॉव रूल। ठीक। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है कि एक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यह हमें कौन बताता है? यह हमें बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यह भी हमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही बताता है। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल किस ऑर्डर में फिल होंगे, यह कौन गवर्न करेगा? यह गवर्न करेगा आबॉव रूल। ठीक है। वैसे यहां पे बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस ऑर्डर में फिल होंगे, यह गवर्न करेगा आबॉव रूल। फिर बात आती है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, कौन डिसाइड करेगा? बोलते पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और फिर जब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की फिलिंग की बात आती है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब दोज ऑर्बिटल्स व्हिच possess इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, ये कौन गवर्न करता है? बोलते हैं हर्ट्ज रूल गवर्न करता है। तो यहां भी हर्ट्ज रूल उसको गवर्न करेगा कि जो डीजेनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं पहले वो सिंगली फिल होंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी। तो ये मॉलिक्यूलर ये डिसाइड करेगा हर्ट्ज रूल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो 3 रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का लिखने के लिए यूज होते हैं, वही 3 रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कैरेक्टरिस्टिक में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं सब समझ में आ गए आपको? ठीक है। अब जरा आगे देखो, एनसीईआरटी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके लिए यहां पे बोल रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। कैसे कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बोल रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे डिस्कस किया जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? देखो एनसीईआरटी में बोले अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स the atomic orbitals can be expressed by wave functions। हर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है। ठीक है। हर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है जिसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं, साई। According to wave mechanics, the atomic orbitals can be expressed by wave function psi's, which represent the amplitude of the electron wave। ये psi हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। These are obtained from the solution of Schrodinger wave equation। ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन हमें कहां से मिलता है? बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सारी बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कर चुके हैं। These are obtained from the solution of Schrodinger wave equation। However, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger wave equation। देखो, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए उसको एप्लीकेबल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। और क्या मॉडिफिकेशन करते हैं?
वहां पे मॉडिफिकेशन हम करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म्स में। बोलते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बजाय मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन की जगह पे हम यहां पे क्या किसको डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का रिजल्ट है। ठीक है, एक बार जरा इस स्टेटमेंट को फिर से देखो। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, the atomic orbitals can be expressed by wave function size, which represent the amplitude of the electron waves. These are obtained from the solution of Schrodinger wave equation. However, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, वो जो Schrodinger wave equation है वो भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो however, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals which are one electron wave functions for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger wave equation. To overcome this problem, an approximate method known as linear combination of atomic orbital has been adopted. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस ऑर्बिटल वेव फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज किया जाता है। अब जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं तो उसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक वेव सेम फेज में होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक वेव सेम फेज में प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। अब जब इलेक्ट्रॉनिक वेव आउट ऑफ फेज होती है, अपोजिट फेज में प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो एडिटिव इफेक्ट एंड सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट दो टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो नोट करो बेटा, लिखो एंड डालो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ब्रैकेट में लिख लेना LCAO मेथड। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ब्रैकेट में लिख लेना LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। तो इसमें लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू LCAO, according to LCAO method, according to LCAO method, the wave function psi of individual atomic orbital, wave function psi of individual atomic orbital are linearly combined मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड,
the wave function psi, the wave function psi of individual atomic orbital are linearly combined and form molecular orbitals and form molecular orbitals लिखो for example during the formation of AB molecule, अगर A और B एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ AB मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi of atom A and B will linearly combined as follows. तो देखो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, psi MO stand for molecular orbital, psi MO is equal to psi A plus minus psi B. तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो यहां पे प्रोड्यूस होगा, वो कैसे प्रोड्यूस होगा? ए के एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के एडिटिव इफेक्ट और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के थ्रू। एटम ए का एटॉमिक ऑर्बिटल और एटम बी का एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के एडिटिव इफेक्ट और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का फॉर्मेशन होगा। और अगर कोई वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन प्रोड्यूस होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसका एडिटिव इफेक्ट हो सकता है और एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हो सकता है। इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसमें दो केसेस हैं बेटा। फर्स्ट केस लिखो when two waves are present in same phase, ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। अरे भाई उदय, कहां तो 2 मिनट गायब हो गया था भाई, अब 2 मिनट पूरा एक्सप्लेन करूं? मैंने अभी ये बोला है कि जो ये जैसे मान लो ए बी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर हम ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ए बी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या होगा? एटम ए और एटम बी कंबाइन करके इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम ए का ऑर्बिटल वेव फंक्शन और एटम बी का ऑर्बिटल वेव फंक्शन
एटम ए का ऑर्बिटल वेव फंक्शन को अगर हम साई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम बी का ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम साई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साई ए और साई बी का क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, और इनके एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से क्या फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट कब कब होगा, अब उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप फर्स्ट केस लिखो। फर्स्ट केस लिखो, when two waves are present in same phase, when two waves are present in same phase, then when two waves are present in same phase, then constructive interference, takes place. Constructive interference takes place. Under such condition, when two waves are present in same phase, then constructive interference takes place. Under such condition, the waves add up. Under such condition, the waves add up. The waves add up, and amplitude of new wave, and the amplitude of new wave, and the amplitude of new wave is equal to, and the amplitude of new wave is equal to the sum of wave functions, and the amplitude of new wave is equal to the sum of wave functions, of individual atomic orbitals, sum of wave functions of individual atomic orbitals. तो यहां पे बोला जा रहा है बेटा कि साई BMO, बेसिकली यहां पे ऐसी सिचुएशन में जब एडिटिव इफेक्ट होता है ना, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। साई BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई BMO इज इक्वल टू साई A प्लस साई B। साई BMO इज इक्वल टू साई A प्लस साई B। इसको आप डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे देखो, अगर हमने एक वेव फंक्शन को कंसीडर किया है, मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का वो साई A है, इस वेव का एम्पलीट्यूड साई A के बराबर है, और इसके साथ हम दूसरी वेव को कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड वेव को कंसीडर कर रहे हैं बेटा। अगर इसका एम्पलीट्यूड, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड साई B के बराबर है, तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे ये देख रहे हो कि ये दोनों वेव सेम फेज में है। कैसे पता चला सेम फेज में है? जब ये वेव 0 पॉइंट से पास करती है तो ये वाली वेव भी 0 पॉइंट से पास करती है। जब ये वाली वेव मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है। ये जब 0 पॉइंट पे आता है तो ये भी 0 पॉइंट पे आ रहा है, जब ये मिनिमम को अचीव करता है तो ये भी मिनिमम को अचीव करता है, जब ये 0 पॉइंट पे आता है तो ये भी 0 पॉइंट पे आता है। मतलब ये दोनों वेव
एक ही फेज में है, दे आर प्रेजेंट इन सेम फेज। तो सेम फेज में अगर है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे वेव्स का एडिटिव इफेक्ट होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा। और जब वेव्स का एडिटिव इफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वेव्स का एडिटिव इफेक्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब इससे जो रिजल्टिंग वेव मिलेगी बेटा, रिजल्टिंग वेव जो ऑब्जर्व होगी वो कुछ ऐसी होगी। ये रिजल्टिंग वेव है। तो रिजल्टिंग वेव का अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये साई बी एम ओ के बराबर है। ये रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो साई बी एम ओ के बराबर है, और साई बी एम ओ इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन सेम फेज में है, अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन सेम फेज में है, मतलब जब ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू को एक्वायर कर रहा है तो इसको भी पॉजिटिव वैल्यू को एक्वायर करना चाहिए। जब ये नेगेटिव वैल्यू को एक्वायर कर रहा है तो इसको भी नेगेटिव वैल्यू को एक्वायर करना चाहिए। जब ये 0 पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको भी 0 पॉइंट से पास करना चाहिए। तो अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन सेम फेज में है, मतलब वो सेम साइन को एक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा। और जब एडिटिव इफेक्ट होगा तो जो रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस होगी या जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन होगा वो पहले वाले दोनों वेव फंक्शन के सम के बराबर होगा। यहां पे देखो, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन का इंटरैक्शन का मतलब ये है कि दो ऑर्बिटल का इंटरैक्शन, क्योंकि एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब एक ऑर्बिटल ये हो गया इसके करस्पॉन्डिंग और एक ऑर्बिटल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। ये ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करके नया ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप इसी में नोट कर लो, एडिटिव इफेक्ट में ही लिखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी of finding electron, probability density of finding electron, probability density of finding electron in bonding molecular orbital, in bonding molecular orbital, probability density of finding electron in bonding molecular orbital is equal to psi BMO का स्क्वायर, psi BMO स्क्वायर। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो मॉड साई स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है, साई BMO है, तो साई BMO के स्क्वायरिंग से आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी। तो साई BMO स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, साई BMO स्क्वायर को अगर कंसीडर करें तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साई A प्लस साई B का स्क्वायर, मॉड ऑफ साई A प्लस साई B का स्क्वायर। यहां से देखो साई BMO इज इक्वल टू साई A प्लस साई B।
तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। मॉड ऑफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए के अंदर मिलने की है, जितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए के अंदर मिलने की है, और जितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी के अंदर मिलने की है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलने की है। इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलने की प्रोबेबिलिटी उन इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसके सम से ज्यादा होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां पे है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे नोट कर लो, लिखो लिखो 10 बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 10 बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 10 बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स 10 बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स two new molecular orbitals are formed. Two new molecular orbitals are formed. One by additive effect, one by additive effect, while other by subtractive effect. One by additive effect while other by subtractive effect of atomic orbital. आगे लिखो, molecular orbitals formed by additive effect, molecular orbitals formed by additive effect of atomic orbital, molecular orbitals formed by additive effect of atomic orbital, by additive effect of atomic orbital are called bonding molecular orbital, are called bonding molecular orbital. Whereas those which are formed by the subtractive effect, whereas those which are formed by the subtractive effect, whereas those which are formed by the subtractive effect are called anti-bonding molecular orbital, are called anti-bonding molecular orbital. अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। जरा देखो अब इसके बाद, ये तो बात हो गई बेटा एडिटिव इफेक्ट की। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। ठीक है, सेकंड केस थ्योरेटिकल डिटेल तो मैंने अभी आपको लिखवा दिया। तो सेकंड केस में क्या होगा, बोल रहा है कि अगर
अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव आउट ऑफ फेज है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या है, आउट ऑफ फेज है, तो आउट ऑफ फेज है तो क्या होगा, जैसे देखो अगर एक का वेव फंक्शन साई ए है और दूसरे का वेव फंक्शन साई बी है, बट वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही है, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है बेटा। आउट ऑफ फेज होने का मतलब कि जब ये मैक्सिमा को अचीव करेगा तो ये मिनिमा को अचीव करेगा, जब ये मिनिमा को अचीव करेगा तो ये मैक्सिमा को अचीव करेगा। अब यहां पे वेव्स आउट ऑफ फेज है, तो अगर वेव्स आउट ऑफ फेज है तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस होगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, अगर साई ए इज ग्रेटर देन साई बी। अब रिजल्टिंग वेव ऐसी होगी इफ साई ए इज ग्रेटर देन साई बी। तो अब इसका जो वेव फंक्शन होगा, इसका वेव फंक्शन, इसको हम साई ए बी एम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, साई ए बी एम ओ, एंड दिस इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। तो अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो मॉड साई ए बी एम ओ स्क्वायर के इक्वल होगा, मॉड साई ए बी एम ओ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू मॉड साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि साई बी एम ओ स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई ए बी एम ओ स्क्वायर। अब देखो होता क्या है, बोलते हैं कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन में क्या मिलता है, बोलते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, अगर हम डाई एटॉमिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने लिखवाया ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक whereas atomic orbital is monocentric। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंसीडर करेंगे तो हमेशा उसके अंदर मल्टीपल सेंटर्स होंगे, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा वो। तो अगर डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा,
तो अब जब जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि उन पेयर ऑफ न्यूक्लियाई के सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब उसमें क्या ऑब्जर्व होता है, बोलते हैं कि जैसे दोनों का ये न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस यहां पे लाई कर रहा है, दूसरे का न्यूक्लियस यहां पे लाई कर रहा है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस के बियॉन्ड, ठीक है, न्यूक्लियस के बियॉन्ड मतलब इस साइड में और इस साइड में क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और न्यूक्लियस के बियॉन्ड कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यह होगा कि न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन को कम कर देता है। बेटा वीडियो पॉज हुआ है क्या? तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है, बिकॉज ये पॉलीसेंट्रिक है, तो इस वजह से जैसे अगर डायटोमिक स्पीसीज है तो दो न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस के इस साइड में और इस साइड में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जैसे आप इसको इस डायग्राम के थ्रू समझो कि अगर मान लो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक का न्यूक्लियस यहां पे है और दूसरे का न्यूक्लियस यहां पे है, ठीक है, एक का न्यूक्लियस यहां पे है, दूसरे का न्यूक्लियस यहां पे है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट जो है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में बोलते हैं यहां पे ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, जबकि इस पार्ट में अगर आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इधर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो इंटर न्यूक्लियस रिपल्सन होगा, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन वो कम हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन कम हो जाएगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इससे फायदा क्या होगा, रिपल्सन कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। और अगर रिपल्सन कम होगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी।
तो इस वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में लाई करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में लाई करता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जरा देखो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं ये कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप क्या देख रहे हो? दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। न्यूक्लियस के बियॉन्ड, ठीक है, इधर और इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और न्यूक्लियस के बियॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस के बियॉन्ड कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसलिए यहां पे कम रिपल्सन ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यहां पे ज्यादा रिपल्सन कम अट्रैक्शन होता है। तो ज्यादा रिपल्सन कम अट्रैक्शन होने की वजह से ये हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में लाई करेगा और ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में लाई करेगा। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। तो अब आप इसको नोट कर लो, लिखो। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, in bonding molecular orbital, in bonding molecular orbital the electron probability density, the electron probability density in bonding molecular orbital the electron probability density is located, the electron probability density is located between the nuclei of bonded atoms. Electron probability density is located between the nuclei of bonded atoms, between the nuclei of bonded atoms, which results in decrease in internuclear repulsion, which results in decrease in internuclear repulsion and hence give more stability, and hence give more stability, and hence give more stability and lesser energy, more stability and lesser energy. लिखो, however in anti-bonding molecular orbital, however in anti-bonding molecular orbital, however in anti-bonding molecular orbital the electron probability density, however in anti-bonding molecular orbital the electron probability density is mainly located away from the nuclei, is mainly located
away from the nuclei due to which internuclear repulsion increases, which destabilize the molecule, तो इससे एक बात क्लियरली समझ लेना बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया ड्यू टू विच इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन increases, which destabilize the molecule, तो बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो बॉन्डिंग इफेक्ट लाएगा। बॉन्डिंग इफेक्ट लाने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया तो वो बॉन्डिंग इफेक्ट को खत्म करेगा, मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट लाएगा। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको खत्म करेगा। ये समझ लेना, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया तो वो क्या करेगा, बॉन्डिंग इफेक्ट लाएगा। बॉन्डिंग इफेक्ट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाता है इलेक्ट्रॉन यहां पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाता है। जैसे अगर मान लो कि हम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं सिग्मा 1s, अभी आप देखोगे सिग्मा और पाई का क्या मतलब है। जैसे सिग्मा 1s एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो हाफ बॉन्ड बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो पूरा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, जो एक बॉन्ड बना था उसमें से आधा बॉन्ड को ये तो खत्म कर देगा। भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो पूरा एक बॉन्ड बन गया। अब हमने क्या किया, आगे तीसरा इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किया, इसमें जब तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो उसने क्या किया, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट को खत्म कर दिया। मतलब एक तरीके से नेट सिचुएशन अगर देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब पहले जो पूरा एक बॉन्ड था अभी सिर्फ हाफ बॉन्ड होगा, और अगर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया तो वो बॉन्ड खत्म हो गया। अब ओवरऑल कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है, और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग इफेक्ट लाता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, मतलब सिस्टम को डीस्टेबलाइज करता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने की कंडीशन क्या है, तो आप ये हेडिंग नोट करो, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जरा देखो क्या लिखा हुआ है। बोला द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी। तो आप नोट कर लो, लिखो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals, to form molecular orbitals, to form molecular orbitals takes place only if the following conditions are satisfied. Only if the following conditions are satisfied. Only if the following conditions are satisfied. अब क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट कंडीशन लिखो। फर्स्ट कंडीशन लिखो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the combining atomic orbitals must have the combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy. The combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy. तो बोल रहे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी बराबर हो सकती है या लगभग बराबर हो सकती है, सेम और नियरली सेम होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उनके बीच में नहीं होना चाहिए। अब जरा यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है। बोले दिस मींस दैट 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ अनदर 1s ऑर्बिटल बट नॉट विथ 2s ऑर्बिटल। अगर एक का 1s ऑर्बिटल है वो दूसरे के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, न कि दूसरे के 2s ऑर्बिटल के साथ, बिकॉज 1s और 2s ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, इसलिए वो एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो बोले दिस मींस दैट 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ अनदर 1s ऑर्बिटल बट नॉट विथ 2s ऑर्बिटल because the energy of 2s orbital is appreciably higher than that of 1s orbital. This is not true if the atoms are very different. मतलब ये जो बात बोली गई है ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए बोली गई है। ये किसके लिए बोली गई है? फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अगर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए ये कंडीशन नहीं होल्ड, मतलब होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब जरा होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब समझना बेटा। जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं O2, N2, F2, Cl2, H2, Br2, ये सब क्या है? दे आर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल एटम से ये मॉलिक्यूल बना है, ठीक है? 2 ऑक्सीजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, 2 फ्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, समझ में? तो इसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो जब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है? उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में एक का 1s दूसरे के 1s के साथ, एक का 2s दूसरे के 2s के साथ कंबाइन करेगा। आप यहां पे नोट कर लो और इलेबोरेशन में लिख लो। लिखो it may be noted that in homonuclear diatomic molecules, it may be noted that in homonuclear diatomic molecules
of the type A2 of the type A2 फॉर एग्जाम्पल इसमें से 2-3 एग्जाम्पल नोट कर लो. फॉर एग्जाम्पल O2, N2, F2 etc. The participating atomic orbitals must have equal energies. That is 1s orbital of one atom. Must combine. That is 1s orbital of one atom must combine with 1s orbital of another atom. With 1s orbital of other atom. लिखो, however in heteronuclear molecules AB, however in heteronuclear molecules AB, for example CO, NO, HF, HCl etc. However in heteronuclear molecules AB, for example ये एग्जाम्पल हो गए etc. Combination of 1s atomic orbital of one atom, is possible with 2s atomic orbital of other atom. एक का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि यहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक के 1s ऑर्बिटल की एनर्जी दूसरे के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी के लगभग बराबर हो जाए. ये पॉसिबल है. तो अगर उनकी एनर्जी कंपेरेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वो कंबाइन कर सकते हैं. तो ये समझ लेना बेटा कि अगर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 1s हमेशा 1s के साथ, 2s हमेशा 2s के साथ, 2px हमेशा 2px के साथ कंबाइन करेगा. लेकिन अगर हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, 1s दूसरे के 2s के साथ कंबाइन कर सकता है. क्लियर? तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया आपको? ठीक है. तो 2 कंडीशन और है, तो इन कंडीशन को और फिर उसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर कुछ एग्जांपल्स, इसको कल के क्लास में मैं समराइज करूंगा और कल ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे जो फ्राइडे की क्लास में फिनिश होगा. ओके बेटा.